सो क्लास वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन हम शुरुआत करते हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो आई होप आप सभी ने ICSI के मॉड्यूल को डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि हम उसी की हेल्प से आज यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है इस चैप्टर के अंदर, इनकम टैक्स का बेसिक क्या होता है। तो आप देखिए इसमें यहाँ पर कि इनकम टैक्स में अलग अलग सेक्शन होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं जो अलग अलग डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। सपोज सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ये पर्सन की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में असेसी के बारे में बताया हुआ है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, इंडिया किसे कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होती है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट किसे कहते हैं, इनकम क्या होती है, टोटल इनकम किसे कहते हैं, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस को सेक्शन 6 में कैसे डिफाइन किया गया है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है। इसी प्रकार डीम्ड इनकम हम किसे कहते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि फाइनेंस बिल क्या होता है और वो फाइनेंस बिल जो होता है वो कब फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम होती है उसकी टैक्सेबल क्राइटेरिया क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, अपील क्या होती है, पेनल्टी क्या होती है, इन सभी के बारे में यहाँ पर जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न यहाँ पर एक्ट के अंदर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बताए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमें आज यहाँ पर जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए 1 अप्रैल 1962 को ये जो एक्ट था ये एग्जिस्टेंस में आया और इसके अंदर 1 से लेकर 298 सेक्शन को कवर किया गया है। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962 एंड इट कंटेन्स सेक्शन 1 टू सेक्शन 298 और एक एक सेक्शन के अंदर यहाँ पर सब सेक्शन बनाए हुए हैं। सब सेक्शन को भी एक्सप्लेन करने के लिए क्लोज एंड सब क्लोज यहाँ पर बताए हुए हैं। उसके बाद हम समझते हैं फाइनेंस एक्ट क्या होता है। देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो रूल्स, जो रेगुलेशन, जो प्रोविज़न बताए हुए हैं उन प्रोविज़न को अप्लाई करने के लिए सपोज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि टैक्स की रेट, इनकम टैक्स की रेट को टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज किया जाता है। इनकम टैक्स कितने इनकम पर लगता है, कैसे लगता है, उसको भी यहाँ पर टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। तो इसी रिगार्डिंग यहाँ पर एवरी ईयर पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक बजट को प्रेजेंट किया जाता है। तो एवरी ईयर बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बजट इज द फाइनेंस बिल और उस फाइनेंस बजट के अंदर फाइनेंस बिल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और इस बिल में क्या होता है तो आप देखिए दिस बिल कंटेन various amendment in the income tax act and other tax laws to prescribe the addition and deletion therein। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो प्रोविज़न बताए गए, यदि उन प्रोविज़न में कोई एडिशन करने की यदि रिक्वायरमेंट है या उन प्रोविज़न को यदि डिलीट करने की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में फाइनेंस बिल के अंदर बताया जाता है। और इस फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट के अंदर जो दोनों सदन हमारे होते हैं, बोथ द हाउसेज होते हैं, वहाँ पर इसको प्रेजेंट किया जाता है और वहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा जब इसको यहाँ पर अप्रूवल दी जाती है तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो ये होता है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न बताए जाते हैं उन प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जिसको हम CBDT कहते हैं, और CBDT के द्वारा टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, उसके लिए टाइम टाइम पर यहाँ पर कुछ रूल बनाए जाते हैं। और इन रूल को एक नाम यहाँ पर हमको देना जिसको बोला गया है इनकम टैक्स रूल 1962। आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। नोटिफिकेशन क्या होता है। नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं CBDT।
इनकम टैक्स का जो प्रोसीजर एस्पेक्ट होता है उसको समझाने के पर्पज से यदि किसी नोटिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीबीडीटी के द्वारा टाइम टाइम पर इशू किया जाता है। और ये जो नोटिफिकेशन होते हैं ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सभी का मतलब यहाँ पर है इनकम टैक्स अथॉरिटी और असेसी, सभी के ऊपर ये कॉमनली एक समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं। फिर हम समझते हैं सर्कुलर क्या होते हैं। सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन जो होते हैं वो सीबीडीटी के द्वारा इशू किए जाते हैं। यदि किसी प्रोविज़न को समझने में कोई डाउट है, उसके स्कोप को समझने में कोई डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा ये सर्कुलर एंड ये क्लैरिफिकेशन को इशू किया जाता है। और ये इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो होते हैं, उनको एक गाइडेंस के रूप में यहाँ पर ये सर्कुलर एंड ये क्लैरिफिकेशन इशू किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात को समझना है, ये जो सर्कुलर होते हैं, ये जो क्लैरिफिकेशन होते हैं, जो सीबीडीटी इशू करते हैं, ये सर्कुलर इनकम टैक्स अथॉरिटी को बाइंड करते हैं। उनको जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होते हैं उन्हें इन सर्कुलर को फॉलो करना होता है, बट ये सर्कुलर असेसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। These circular are binding on the income tax authority but not on the assessee. However, an assessee can take benefit of these circular. चलिए यहाँ पर हमने समझा सर्कुलर जो होते हैं वो सीबीडीटी के द्वारा टाइम टाइम पर जो इनकम टैक्स के प्रोविज़न है उसके अंदर जो स्कोप ऑफ इनकम होता है, जो डाउट होते हैं, उनको सोल्व करने के लिए सीबीडीटी इसको इशू करती है, इसको क्लैरिफाई करती है और इनकम टैक्स अथॉरिटी को इनके सर्कुलर को फॉलो करना होता है। उसके बाद बात करते हैं जुडिशियल डिसीजन क्या होते हैं। डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर दिए जाते हैं वो डिसीजन यहाँ पर सभी कोर्ट को मानने होते हैं। कई बार कुछ केस होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डील किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अगर किसी केस के रिगार्डिंग कोई डिसीजन पास किया है तो उस डिसीजन को यहाँ पर सभी को मानना होता है। जितनी भी कोर्ट्स हैं, जो भी आपकी कोर्ट्स हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, असेसी है, सभी को ये डिसीजन मानने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी हाई कोर्ट के द्वारा यदि कोई डिसीजन दिया गया किसी स्पेसिफाइड केस के रिगार्डिंग, तो उस केस से रिलेटेड असेसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर ये डिसीजन एप्लीकेबल होते हैं जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में, जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हाई कोर्ट का एरिया कवर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन पास किया जाता है वो डिसीजन दूसरी हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। द डिसीजन ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट बाइंड अदर हाई कोर्ट। चलिए अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंस बिल कैसे फाइनेंस एक्ट बनता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले समझा था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो सबसे पहले बजट यहाँ पर लेकर आते हैं और उस जनरली ये बजट यहाँ पर फरवरी के मंथ में आता है एवरी ईयर, और उस बजट के अंदर यहाँ पर फाइनेंस बिल को प्रेजेंट किया जाता है। तो फाइनेंस बिल एज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड यूजुअली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एवरी ईयर एंड दिस बिल कंटेन अमेंडमेंट इन डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का भी एक कानून बना हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक कानून बना हुआ है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो एक्ट है, जो कानून बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है, उसमें यदि किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट किया जाना है तो उस अमेंडमेंट को फाइनेंस बिल के द्वारा बजट में यहाँ पर बताया जाता है। इट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर इट इज बीइंग टेबल्ड एंड नेसेसरी रिकमेंडेशन अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन इट। पार्लियामेंट में जो दोनों सदन हमारे होते हैं वहाँ पर इसको पास किया जाता है। जब पार्लियामेंट में ये फाइनेंस बिल एक बार पास हो जाता है तो ये ऑनेबल हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा इस पर अप्रूवल दिया जाता है, उनकी सहमति इसमें होती है। और एक बार जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति इस फाइनेंस बिल को मिल जाती है तो ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो आप ग्राफ के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं, फाइनेंस बिल प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर द पार्लियामेंट, रिकमेंडेशन इसमें बताए जाते हैं बोथ हाउसेस के द्वारा, पार्लियामेंट का अप्रूवल वहाँ पर मिलता है फाइनेंस बिल को, ऑनेबल जो प्रेसिडेंट है उनकी एक्सेंट, उनकी सहमति, उनका अप्रूवल यहाँ पर मिलता है
और उसके बाद ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं उन डेफिनेशन की जो हमें यहाँ पर समझना है। तो आप देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या होती है, तो आप सभी को बताना चाहूँगा। इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 298 तक अलग अलग सेक्शन बताए गए हैं। तो ये सेक्शन इनकम के 5 अलग अलग हेड में आपको समझाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप सभी को एक बात समझना है कि ऑल इनकम आर कैटेगराइज अंडर 5 हेड ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स लॉ। इनकम को 5 कैटेगरी में आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। एक पर्सन, कोई भी एसएससी यहाँ पर 5 तरह से इनकम को अर्न कर सकता है, 5 तरह से इनकम को कमा सकता है। सबसे पहले जो इनकम होती है वो होती है इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद जो सेकंड नंबर का आपका हेड है वो होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर का हेड जो होता है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम बोलते हैं पीजीबीपी। और फोर्थ नंबर का इनकम का हेड होता है कैपिटल गेन, और फिफ्थ हेड जो होता है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एवरी पर्सन यदि उसकी टोटल इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा होती है, यहाँ पर आपको समझना होगा पर्सन की डेफिनेशन की, पर्सन में कौन कौन से हम लोगों को यहाँ पर शामिल करते हैं, क्या होता है मीनिंग ऑफ पर्सन। तो अभी आपको इतना समझना है कि यदि कोई पर्सन किसी इनकम को अर्न कर रहा है, 5 हेड की इनकम को वो अर्न कर रहा है, और वो इनकम अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, और इस स्पेसिफाइड लिमिट को हम कहते हैं मैक्सिमम एग्जम्प्ट अमाउंट, जो पर्सन के अंदर भी कुछ कैटेगरी के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। तो यदि कोई पर्सन एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा की इनकम को अर्न करता है, तो उस इनकम के ऊपर उसे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में जिसका असेसमेंट ईयर आने वाला ईयर होता है उसमें उसको टैक्स देना होता है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर एक डेफिनेशन समझने वाले हैं। पर्सन को क्या डिफाइन करना है हमें, पर्सन क्या होता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में इनकम टैक्स लगाने के पर्पज़ से पर्सन के अंदर आप देखिए अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडिविजुअल। पर्सन की डेफिनेशन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, एक इंडिविजुअल को पर्सन बोला गया है। इसी प्रकार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन बोलना है। फर्म एंड एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिकल पर्सन। तो आप सभी को यहाँ पर समझना है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, किन किन को इंक्लूड किया गया है। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं, इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म एंड एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिकल पर्सन। अब हम यहाँ पर इन सबका सेपरेट मीनिंग समझने वाले हैं कि पर्सन का जो हमने मीनिंग तो देख लिया, अब इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है। देखिए, एन इंडिविजुअल इज ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग। नेचुरल ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मेल फीमेल माइनर, मतलब कोई पर्सन जो नेचुरल होता है। मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये सभी नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर आपको समझना है माइनर हुआ, मेजर हुआ, अनसाउंड माइंड का पर्सन हुआ, साउंड माइंड का पर्सन हुआ, वो सभी यहाँ पर इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं, जिनका एक नेचुरल तरीके से यहाँ पर बर्थ होता है, जन्म होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल। तो इसी के साथ हमें यहाँ पर HUF का मीनिंग भी समझना होगा। देखिए HUF जो है वो एक एंटिटी है। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिसके मेंबर जो होते हैं वो सभी मिलकर के यहाँ पर HUF, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और जो फैमिली के मेंबर है वो इस फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। एन HUF इज ए फैमिली which consists of all person lineally descended from a common ancestor and includes their wife and unmarried daughter. An HUF cannot be created under a contract. आपको ये ध्यान रखना है, एक HUF का जो जन्म होता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता है, उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट से हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते। इट इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। HUF ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाता है हिंदू फैमिली के अंदर।
जैन एंड सिख के फैमिली को भी यहाँ पर हम अगर कहना चाहें तो जैन एंड सिख के फैमिली इवन दो आर नॉट गवर्न बाय द हिंदू लॉ, जैन और सिख फैमिली जो होती है उनके ऊपर हिंदू लॉ के कुछ प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बट दे आर ट्रीटेड एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन उनको इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न के लिए HUF के अंदर कवर किया गया है। यदि हम इसको डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में हम HUF को समझने वाले हैं, लेकिन आपको अभी केवल इसका डेफिनेशन यहाँ पे समझना है कि HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू फैमिली, जैन फैमिली, सिख फैमिली को यहाँ पर कवर किया गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपनी क्या होता है। क्या कंपनी भी एक असेसी होती है? तो बिल्कुल, कंपनी एक पर्सन है, कंपनी भी इनकम अर्न करती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में कंपनी को डिफाइन किया गया। कंपनी का मीनिंग क्या होता है? कंपनी का मीनिंग होता है एनी इंडियन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में होता है, उसको हम इंडियन कंपनी बोलते हैं। तो एनी इंडियन कंपनी, उससे हम क्या बोलते हैं? कंपनी। इसी प्रकार से एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, एक ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में होता है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन कंपनी, उसे भी आपको यहाँ पर कंपनी बोलना है। इसी प्रकार कुछ और डेफिनेशन है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी विच इज और वॉज असेसेबल और वॉज असेस्ड एज ए कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1922 और विच इज और वॉज असेसेबल और वॉज असेस्ड अंडर दिस एक्ट एज ए कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1970। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर इनकम टैक्स एक्ट 1922 में किसी बॉडी को, किसी एसोसिएशन को, किसी इंस्टीट्यूट को यहाँ पर कंपनी मान लिया गया था, तो उसे भी हम यहाँ पर सेक्शन 217 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी बोलने वाले हैं। एनी इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन which is declared by general or special order of the CBDT to be a company only for such assessment year or assessment year as may be specified by the order of Central Board of Direct Tax। देखिए यहाँ पर आपको एक स्पेशल पॉइंट समझना है। अगर किसी इंस्टीट्यूट को, किसी एसोसिएशन को, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, CBDT के द्वारा यदि किसी स्पेशल ऑर्डर के द्वारा किसी असेसमेंट ईयर के लिए किसी बॉडी को, किसी एसोसिएशन को, किसी इंस्टीट्यूट को यदि यहाँ पर कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, स्पेशल ऑर्डर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT के द्वारा किसी स्पेशल ऑर्डर को पास करके यदि किसी एंटिटी को कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाए तो हमें उसे कंपनी मानना है। चलिए बात करते हैं फर्म किसको बोलते हैं, क्या होता है फर्म। देखिए फर्म को भी आपको यहाँ पर पर्सन बोलना है। इट इंक्लूड ए पार्टनरशिप फर्म, फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, एंड इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को भी यहाँ पर कवर किया गया है। इसी प्रकार से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको समझनी है। AOP किसको बोलते हैं? 2 और मोर पर्सन ज्वाइन इन फॉर ए कॉमन पर्पज और कॉमन एक्शन टू प्रोड्यूस इनकम, प्रॉफिट और गेन। जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, देखिए यहाँ पर जो वर्ड है वो पर्सन है, और पर्सन के अंदर अभी आपने देखा इंडिविजुअल भी आता है, HUF भी आती है, कंपनी भी आती है, फर्म भी आती है। तो 2 या 2 से अधिक पर्सन यदि किसी कॉमन पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनकम को अर्न करने के लिए वो आपस में कलेक्ट होते हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन यहाँ पर कहलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं AOP। आपको यहाँ पर समझना है AOP के अंदर जो मेंबर हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, HUF भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है और फर्म भी हो सकती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ AOP मस्ट बी टू प्रोड्यूस इनकम। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, AOP का जो फॉर्मेशन किया जा रहा है वो इनकम को प्रोड्यूस करने के पर्पज से किया जा रहा है। इट इज़ नॉट इनफ दैट द पर्सन रिसीव द इनकम जॉइंटली। पर्पस क्या है? इनकम को प्रोड्यूस करना। चलिए हम समझते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए नाम से ही आपको समझना है इंडिविजुअल की बॉडी।
जैसे भी हमने यहाँ पर समझा था एओपी, तो एओपी में जो मेंबर थे वो इंडिविजुअल भी थे, एचयूएफ भी थे, कंपनी भी थी और फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर हमें जो पर्सन लेने हैं वो केवल इंडिविजुअल ही हो सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डिनोट द स्टेट ऑफ पर्सन हु आर असेसेबल इन लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज द बेनिफिशियरी इंडिविजुअली। ओनली इंडिविजुअल कैन बी द मेंबर्स एंड इंडिविजुअल जॉइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पज। चलिए हम अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं, एओपी एंड पीयूआई। देखिए, एन एओपी implies a voluntary getting together for a definite purpose। यहाँ पर इनकम को प्रोड्यूस करने का एक पर्पस है। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वुड बी जस्ट ए बॉडी विदाउट एन इंटेंशन टू गेट टुगेदर। यहाँ पर उनका मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनकम प्रोड्यूस करना नहीं होता है। तो एओपी में जो मेंबर होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल, जस्ट लाइक कंपनी, फर्म, एचयूएफ, ये सभी यहाँ पर इसके मेंबर हो सकते हैं एओपी के। बट हम बात करते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, इसमें केवल इंडिविजुअल को ही मेंबर बनाया जाता है। और जो मेन ऑब्जेक्ट होता है एओपी का वो होता है इनकम को प्रोड्यूस करना, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो इनकम को प्रोड्यूस करना ना हो करके किसी सोशल वेलफेयर को कंप्लीट करना होता है। अब हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटी। देखिए, अभी आपने पर्सन में क्या क्या कवर किया, आपने पर्सन में इंडिविजुअल को कवर किया, आपने पर्सन में एचयूएफ को कवर किया, हमने पर्सन में यहाँ पर फॉर्म को, एओपी को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को कवर किया। अब हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटी क्या होता है। क्या लोकल अथॉरिटी भी इनकम को अर्न कर सकती है? तो आप देखिए, इट मीन्स अ म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली entitled to or instructed by the government with the control and management of a municipal or local fund। जैसे हम बात करें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ये सब क्या होता है, ये लोकल अथॉरिटी होती है। और लोकल अथॉरिटी को भी यहाँ पर पर्सन की डेफिनेशन में, पर्सन की कैटेगरी में हमें कवर करना है। अब हम फाइनली आ चुके हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अगर किसी कैटेगरी को हमने यहाँ पर अभी तक कवर नहीं कर पाए तो वो हम यहाँ पर इस कैटेगरी में, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर दिस इज द रेसिड्यूरी क्लोज, इफ द असेसी डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फर्स्ट 6 कैटेगरी। 6 कैटेगरी कौन कौन सी होगी हमारे यहाँ पर? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यदि इसके अंदर हमने किसी असेसी को, किसी पर्सन को कवर नहीं किया तो उससे हम यहाँ पर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के रूप में कवर कर सकते हैं। और इसमें आपको समझना है, जनरली स्टेचुटरी कॉरपोरेशन, ये आपको समझना है, जो कॉरपोरेशन होते हैं उन्हें यहाँ पर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की कैटेगरी में आपको रखना है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट और एन एंडोमेंट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस फॉल अंडर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो हमने यहाँ पर सेक्शन 2, आज के सेशन में हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में हमने पर्सन को डिफाइन किया कि पर्सन क्या होता है। नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर असेसी को डिफाइन करने वाले हैं कि असेसी क्या होता है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।